हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो कि किसी भी स्टेट पीसीएस की मेंस में काफी पूछा जाता है। आज हम जानेंगे कि कोई भी बिल कानून कैसे बनता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, देश के विकास के लिए समय समय पर अलग अलग कानून और अधिनियम की आवश्यकता होती है। पर यह कानून बनाएगा कौन? तो इसके लिए भारतीय संविधान में विस्तार से वर्णन किया गया है और बताया गया है कि यह जो अधिकार है इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। भारत की जो संसद है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है, वो पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है और ये जो कानून है एक बिल के माध्यम से लाया जाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि बिल कैसे एक कानून के रूप में तब्दील होता है, प्रोसीजर क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंस है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए फाउंडेशन कोर्सेस अवेलेबल है। आप यहां पर स्क्रीन पर जितने भी कोर्सेज देख रहे हैं वो सभी आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप डिटेल में पॉलिटी डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर मेरा इंडियन पॉलिटी का कोर्स भी अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन सभी सब्जेक्ट का कंपाइलेशन लेना चाहते हैं तो आप आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको रूट एप्लीकेशन पर इजीली अवेलेबल है। यहां पर जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं ये सभी आरएम बैच में आपके कवर हो जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा, अपडेट अच्छा लगा होगा। चलिए जान लेते हैं कि कोई भी बिल कानून कैसे बनता है। तो इसे जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बिल क्या होता है। व्हाट इज अ बिल? तो देखिए, अगर हम बिल की बात करते हैं तो इसका संबंध लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग से होता है। बिल लॉ मेकिंग का एक प्रपोजल होता है। इसको आप ऐसे समझे कि यह लॉ मेकिंग का एक प्रपोजल होता है। अगर पार्लियामेंट इसे इनेक्ट करती है तो यह बिल एक एक्ट में तब्दील हो जाता है और देश के लिए कानून बन जाता है। और सिंपली वे में समझें तो देखिए, बिल एक ड्राफ्ट या लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है। एक ड्राफ्ट है, एक मसौदा है जो कि पार्लियामेंट में कई चरण से गुजर कर आगे बढ़ता है और फाइनली एक कानून का रूप लेता है। एक बिल को कानून बनाने की जो प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में सेम रहती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बिल दो प्रकार के हो सकते हैं नॉर्मली। एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब गवर्नमेंट बिल में भी काफी सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, लेकिन हम पहले यह जान लेते हैं कि गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बिल की अगर हम बात करें तो इसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, एक मिनिस्टर लेकर आता है। मतलब मंत्री परिषद का जो सदस्य है वही इस बिल को लेकर आता है। इसे पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल के नाम से जाना जाता है। जबकि प्राइवेट बिल की बात करें तो ये पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही लेकर आते हैं, लेकिन ये मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते। कोई भी मेंबर प्राइवेट बिल को ला सकता है पार्लियामेंट का। सेकेंडली, अगर हम डिफरेंस देखें तो जो गवर्नमेंट बिल है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि अगर हम प्राइवेट बिल की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो मेंबर लेकर आया है वो गवर्नमेंट का या मंत्री परिषद का अंग नहीं है। इसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट बिल के पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट बिल, क्योंकि आप समझिए एक मिनिस्टर लेकर आया है तो लोकसभा में जिसका बहुमत है, जिस पार्टी का, वो उस बिल को कभी भी लोकसभा में गिरने नहीं देगी। इसीलिए गवर्नमेंट बिल के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि अगर इसके उलट प्राइवेट बिल की बात करें तो इसके पास होने के चांसेस कम हैं। फोर्थ डिफरेंस देखें तो अगर गवर्नमेंट बिल लोकसभा में लोअर हाउस में गिर जाता है, पास नहीं हो पाता, तो इससे प्रूफ होता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा में अल्पमत में है और इस केस में गवर्नमेंट को या मंत्री परिषद को रिजाइन करना पड़ सकता है।
लेकिन अगर प्राइवेट बिल लोकसभा में गिर जाता है तो जो मेंबर है उसको सदन छोड़ने की या हाउस से रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं। पास हो पाया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंस है। इसके बाद अब गवर्नमेंट बिल में अगर हम वेरिएशन देखें तो देखिए मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल और इसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ये सब क्या है? तो देखिए मनी बिल वो बिल है जो कि डायरेक्ट मनी की बात करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 से संबंधित जो भी बिल है वो मनी बिल होते हैं। मनी बिल का फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में ए से लेकर एफ तक के जितने भी क्लॉजेस हैं वो अगर किसी बिल में है तो वो मनी बिल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बोरोविंग ऑफ मनी, मनी बिल में कलेक्ट होती है। कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना या डालने से संबंधित कोई भी प्रावधान, टैक्सेस से संबंधित कोई भी प्रावधान, ये मनी बिल में काउंट किए जाते हैं। इसके उलट अगर हम फाइनेंस बिल की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 117 में फाइनेंस बिल का उल्लेख देखने को मिलता है। अगर मनी बिल के अलावा बिल में और चीजें भी जोड़ दी गई है, दूसरे कानून से रिलेटेड चीजें भी जुड़ी हुई है, तो फिर वो बिल फाइनेंस बिल बन जाता है, याद रखिएगा। दोनों की विशेषता है कि दोनों लोकसभा में लाए जाते हैं और प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के ही ये लोकसभा में रखे जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो जाता है? मनी बिल पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, ना तो वो इसमें कोई संशोधन कर सकती है और न ही इसे रोक सकती है। लेकिन इसके उलट फाइनेंस बिल में राज्यसभा संशोधन के लिए प्रावधान कर सकती है, पर मनी बिल पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं होता। 14 दिन से ज्यादा मनी बिल को राज्यसभा नहीं रोक सकती। क्लियर हो जाता है? अब बात आती है ऑर्डिनरी बिल की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 107 में ऑर्डिनरी बिल की मतलब सामान्य विधेयक की बात की गई। वे बिल जो कि वित्त से संबंधित कोई बात नहीं करते, उसके अलावा दूसरी चीजों से रिलेट करते हैं, तो वो ऑर्डिनरी बिल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऐसा लाया जाता है बिल, जैसे हम देख ले अगर समान सिविल संहिता की बात कर लें तो वो क्या है? ऑर्डिनरी बिल है, क्योंकि वहां पर पैसे से संबंधित कोई बात नहीं हो रही है ना। अगर रेप केस होते हैं तो उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी, ये अगर प्रावधान किया जाता है तो ये क्या है? ऑर्डिनरी बिल है, क्योंकि इनमें फाइनेंस की कोई बात नहीं। इसके अलावा चौथा बिल है अमेंडमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए बिल लाया जाता है तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में देखने को मिलता है। तो ये 4 तरह के बिल मैंने आपको बताए। हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल की और जानेंगे कि ये कैसे एक कानून बन सकता है। तो देखिए किसी भी हाउस में किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए 3 स्टेजेस होती है, जिसे रीडिंग कहा जाता है। फर्स्ट रीडिंग में उस बिल से संबंधित इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है। सेकेंड रीडिंग में 2 अदर स्टेजेस होती है जिन पर डिस्कस किया जाता है। और थर्ड रीडिंग में फाइनल वोटिंग होती है, जो फाइनल ड्राफ्ट निकल कर आता है। जो भी कानून है उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है उस पर फाइनली वोटिंग होती है। तो हर हाउस में ये 3 स्टेजेस होती है किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए। अब जो ऑर्डिनरी बिल है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में आए चाहे तो राज्यसभा में। मान लेते हैं कोई एक बिल है XYZ और वो लोकसभा में लाया गया और यहां शुरू होती है उस बिल को कानून बनाने के लिए प्रक्रिया, और शुरू होता है फर्स्ट रीडिंग, जिसे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल भी कहा जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है? तो सबसे पहले जो बिल है उसे हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बिल क्या है, किससे रिलेट करता है, क्या संशोधन करेगा, कौन सा कानून जोड़ेगा, अगर किसी कानून में संशोधन कर रहा है तो वो संशोधन क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में भारतीय समाज पर, नागरिकों पर। तो इससे संबंधित समस्त मुद्दों पर चर्चा की जाती है, बताया जाता है। यह कहलाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। सबसे पहले पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेस में यह प्रोसीजर शुरू होती है। इसके बाद देखिए अगर कोई बिल आया है तो क्या पार्लियामेंट में या किसी भी हाउस में सारे मेंबर उस पर सहमत होंगे? नहीं हो सकते। कुछ तो ऐसे होंगे जो कि अपोज करेंगे, चाहे वो अपोजिशन हो सकता है कि उस बिल को अपोजिशन के कुछ लोग अपोज करें या फिर कोई अदर व्यक्ति अपोज करे। तो ऐसे केस में अगर कोई भी किसी बिल को अपोज करता है, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर अपोज करता है,
तो इस केस में जो हाउस का स्पीकर है वो उस सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता है, विरोध का कारण पूछ सकता है कि भाई क्या कारण है कि आप इस बिल को अपोज कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले कुछ ऐसे मेंबर निकल के आए जो कि उस बिल को अपोज कर रहे हैं। तो इस केस में जिस भी हाउस में वो बिल आया है उसका स्पीकर है ना, जो भी कार्रवाई का संचालन कर रहा है, वो उस मेंबर को जो कि अपोज कर रहा है उससे पूछ सकता है कि आपके विरोध का क्या कारण है। इस कंडीशन के बाद फाइनली वो जो बिल है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा गजेटरी में। ऑफिशियल गजेटरी जिसे राजपत्र कहा जाता है, इसमें उसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा और यहां पर फर्स्ट रीडिंग का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, अगर कंसर्निंग मिनिस्ट्री पहले ही स्पीकर से परमिशन ले लेती है तो इंट्रोडक्शन के पहले भी किसी बिल को राजपत्र में ऑफिशियल गजेटरी में प्रकाशित किया जा सकता है। यह भी प्रोसीजर है और जो मैंने आपको बताई यह भी प्रोसीजर है, लेकिन इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा। अब जब किसी बिल का अपोज हो रहा है, विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो हाउस का स्पीकर है उसके पास यह अधिकार भी है कि वो इस पर एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर दे। जरूरी नहीं है कि की जाए, लेकिन अगर अपोज बहुत ज्यादा हो रहा है, विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है बिल का, उसमें संशोधन के लिए बहुत मांग उठ रही है, तो ऐसी कंडीशन में उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी जो कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर से मिलकर बनती है, वो कमेटी इस बिल को प्रॉपर एनालिसिस करेगी, क्या कमियां हैं, क्या संशोधन हो सकते हैं, किस बात का विरोध हो रहा है, कैसे बदला जा सकता है, इसके बारे में अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके वापस हाउस को भेज सकती है। स्टैंडिंग कमेटी इसमें दूसरे दलों का, अपोजिशन के जो लोग हैं या कोई एक दूसरी कमेटी है उसकी भी राय ले सकती है, आम आदमियों की भी राय ली जा सकती है। तो फाइनली जब स्टैंडिंग कमेटी उस बिल पर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेगी कि क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, क्या मतभेद कैसे खत्म किए जाए, जब पूरा बिल पर ड्राफ्ट तैयार कर लेगी, खुद का एक रिपोर्ट तैयार कर लेगी, सिफारिश की रिपोर्ट तैयार कर लेगी, तो ये वापस उस ड्राफ्ट को या उस सिफारिश का जो एक मसौदा है उसको संबंधित हाउस को भेज देगी। कौन? स्टैंडिंग कमेटी। अब देखिए यहां पर अगर कमेटी की बात आई है तो आपको यह समझना चाहिए कि दो प्रकार की पार्लियामेंट्री कमिटीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज और एक होती है एड हॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमेटी अगर हम इनकी बात करें तो ये स्थायी समितियां हैं, ठीक है। बिल को अगर अपोज होता है तो उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है। इसके अलावा एड हॉक कमेटीज जो कि अस्थायी कमेटी है, समय समय पर अलग अलग पर्टिकुलर मुद्दों के लिए इसका गठन किया जाता है। जरूरी नहीं है कि यह अस्तित्व में हमेशा रहे या हमेशा गठित की जाए। अलग अलग कोई मुद्दा आते जा रहा है तो उस पर एड हॉक कमेटी का गठन अलग अलग समय पर किया जा सकता है। इसीलिए ये कमेटीज अस्थायी समिति है और स्टैंडिंग कमेटीज एक परमानेंट कमेटीज होती है, ठीक है। अब यहां पर जब स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर ली, किसको? हाउस को, तो यहां पर फर्स्ट रीडिंग पूरी होती है और शुरू होती है उस हाउस में उस बिल से संबंधित सेकेंड रीडिंग। अब सेकेंड रीडिंग में उस जो स्टैंडिंग कमेटी ने ड्राफ्ट भेजा है, जो सिफारिश भेजी है, उसको जोड़कर बिल पर फिर से जनरल डिस्कशन किया जाता है। अब जब जनरल डिस्कशन किया जाता है सेकेंड रीडिंग में, ये सेकेंड रीडिंग का फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था इसके भी दो स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में जनरल डिस्कशन किया जाता है। अगर यहां पर भी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी, उसकी सिफारिश के बाद भी अगर अपोज हो रहा है बिल, अगर विरोध कहीं ना कहीं आ ही रहा है, तो इसी कंडीशन में पुनः जो हाउस है वो उस बिल को सिलेक्ट कमेटी या दोनों हाउसेस की ज्वाइंट कमेटी को भेज सकती है। अब ये जो ज्वाइंट कमेटी या फिर ये जो सिलेक्ट कमेटी है, ये उस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज पूरा की पूरा एनालिसिस करेगी, एक एक क्लॉज पर देखेगी कि क्या विरोध आ रहा है, कैसे संशोधन किया जा सकता है, कितना अच्छा और बनाया जा सकता है। इस आधार पर सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और फाइनली इसे भी हाउस को भेज दिया जाएगा। अब हाउस को जब सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट भेज दी जाती है,
सिफारिश भेज दी जाती है तो सेकेंड रीडिंग का सेकेंड स्टेज शुरू होता है और इसमें एक एक जो क्लॉज है बिल का उस पर फाइनल वोटिंग करवाई जाती है। यहां पर यह समझना, अभी जो सेकेंड रीडिंग हमारी चल रही है उसकी जो सेकेंड स्टेज है इस पर एक एक क्लॉज पर वोटिंग हो रही है। एक एक क्लॉज पर वोटिंग होती है, जैसे ही मेजोरिटी से पास हो गया उस क्लॉज को जोड़ दिया जाता है कि भैया ये फाइनल हो गया है, अब इस पर कोई विरोध नहीं। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि अगर कोई पार्लियामेंट का या उस हाउस का मेंबर है, अगर वो अपना कोई संशोधन देना चाहता है, देखिए अभी तक तो उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन कोई मेंबर अगर अपना संशोधन देना चाहता है तो वो उस संशोधन को स्पीकर के सामने रख सकता है कि भैया इस बिल में मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा संशोधन होना चाहिए। तो उस मेंबर का उस संशोधन जो वो बता रहा है उसको स्पीकर एक्सेप्ट करेंगे और उस पर भी वोटिंग करवाएंगे। अगर उस पर मेजोरिटी से वोटिंग मिल जाती है तो उसको भी उस पर्टिकुलर बिल में जिसे कानून बनाया जाना है उसमें जोड़ लिया जाता है। अब फाइनली एक एक क्लॉज पर यहां पर फाइनल वोटिंग हो जाती है। अब एक एक क्लॉज पर जब वोटिंग हो गई तो फाइनल एक ड्राफ्ट मिलता है जो कि पूरी तरह से शुद्ध है, हम ये बोल सकते हैं। तब शुरू होती है फिर थर्ड रीडिंग। इसमें कुछ नहीं है, थर्ड रीडिंग में जो फाइनल ड्राफ्ट निकल कर आया है, एक एक क्लॉज जो कि मेजोरिटी से पास होकर आया है, अब वो जब पूरा इकट्ठा होता है और फाइनल ड्राफ्ट बनता है तो उस फाइनल ड्राफ्ट पर फाइनल वोटिंग करवाई जाती है। अब ये लास्ट वोटिंग है, फाइनल ड्राफ्ट मिल गया, अब इस पर सदन में वोटिंग कराई जाएगी थर्ड रीडिंग में। अगर ये मेजोरिटी से पास हो जाती है तो फिर इसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। स्पीकर फिर से पूछेंगे कि अभी ये रखा है हमारे पास फाइनल ड्राफ्ट, अभी भी आपको कुछ लग रहा है तो आप बता दो कि क्या क्या संशोधन किया जा सकता है, नहीं तो फिर हम इस पर वोटिंग शुरू करें। क्योंकि अब मुझे लगता है थर्ड रीडिंग तक आते आते किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही एक एक क्लॉज पर भी वोटिंग की जा चुकी। तो अब जो फाइनल ड्राफ्ट आया उस पर फाइनल वोटिंग होती है और अगर वो बिल पास हो जाता है तो फिर उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए और ऑर्डिनरी बिल को याद रखिएगा सिंपल मेजोरिटी से ही सदन में पास किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी कितनी होती है? 50% प्लस, ये सिंपल मेजोरिटी। लेकिन अगर ऐसा बिल अमेंडमेंट के लिए हो, संविधान संशोधन का बिल हो, तो इस केस में जो मेजोरिटी चाहिए वो 2/3 की चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले जो मेंबर हैं उनका 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होगी। और अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट है जो कि भारत के फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करने की बात कर रहा है तो 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं में भी उसे सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो ये संविधान संशोधन का केस थोड़ा सा अलग है। यहां पर मेजोरिटी या तो 2/3 चाहिए या 2/3 के साथ आधे से अधिक स्टेट की विधानसभाओं की भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। लेकिन ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य बिल है, तो फिर 50% प्लस मेजोरिटी से वो पास हो जाए बिल तो उसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। अब दूसरे हाउस में भी 3 रीडिंग से होकर वो बिल गुजरता है, सेम रीडिंग है। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि उसे राजपत्र में गजेटरी में जारी कर दिया गया था, इसीलिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद सारी स्टेजेस कंटिन्यू की जाएगी। फाइनली वहां पर भी थर्ड रीडिंग के बाद उस पर वोटिंग होगी और सिंपल मेजोरिटी अगर वहां भी मिल जाती है तो वो बिल भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, क्योंकि दोनों हाउस में वो क्या हो चुका है, पास हो चुका है। ये बात हो रही थी एक ऑर्डिनरी बिल की। लेकिन इसके उलट अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल में जैसा कि मैंने आपको बताया इसे हमेशा लोकसभा में ही रखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मनी बिल टैक्स की बात करें, बोरोविंग ऑफ मनी की बात करें, कंसोलिडेटेड फंड की बात करें, उससे पैसा निकालने या डालने की बात करें, तो ये अगर बिल है तो ये मनी बिल है। लेकिन फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है और ये प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से ही, उसकी स्वीकृति से ही लोकसभा में रखा जा सकता है और हमेशा लोकसभा में ही आएगा मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, लेकिन मनी बिल और फाइनेंस बिल लोकसभा में ही आते, याद रखिएगा। हम मनी बिल की बात कर रहे हैं तो क्या है मनी बिल, मैंने आपको बता दिया। मनी बिल हमेशा लोकसभा में आएगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती।
राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, केवल अपना रिकमेंडेशन दे सकती है कि भैया अगर आप बदलाव कर सकते हो तो ये हम बता रहे हैं कर लो। पर अगर लोकसभा नहीं भी करती ना तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर राज्यसभा 14 दिन में पास करके मनी बिल को पास करके लोकसभा को वापस नहीं भेजती तो लोकसभा मान लेगा कि मनी बिल पास हो गया है और वो प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे सिग्नेचर के लिए। ठीक है, मनी बिल को प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, याद रखिएगा। ऑर्डिनरी बिल को भेज सकते एक बार पुनर्विचार के लिए, लेकिन मनी बिल को नहीं भेजा जा सकता। अब किसी भी ऑर्डिनरी बिल पर एक और प्रक्रिया हो सकती है जिसे कहा जाता है जॉइंट सिटिंग। याद रखना, जॉइंट सिटिंग कभी भी संविधान संशोधन और मनी बिल पर नहीं लाई जा सकती। यह हमेशा ऑर्डिनरी बिल पर आएगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में इसकी प्रोसीजर दी गई है। क्या है जॉइंट सिटिंग? तो अगर किसी भी ऑर्डिनरी बिल को एक हाउस में पास होने के बाद दूसरा हाउस रोक लेता है, ज्यादातर राज्यसभा ही रोकती है, अगर उस बिल पर सहमति नहीं बन रही है, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया या 6 माह से ज्यादा रोक लिया, तो ऐसी कंडीशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर प्रेसिडेंट आर्टिकल 108 के तहत उस ऑर्डिनरी बिल पर जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग होगी। अब उस जॉइंट सिटिंग में जितने भी मेंबर है वो उपस्थित और मतदान करने वाले मेंबरों का 50% मेजोरिटी चाहिए होगा, 50% प्लस, मतलब सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी उस बिल को पास कराने के लिए। यह जॉइंट सिटिंग है, लेकिन यह कभी भी मनी बिल और संविधान संशोधन अमेंडमेंट पर नहीं लाई जा सकती। क्लियर हो जाता है? अब अगर कोई भी बिल, ऑर्डिनरी बिल, दोनों हाउसेस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास उस बिल पर 3 पावर है। या तो उसे विथहोल्ड कर ले, अपने पास होल्ड करके रख ले, या तो फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर थर्ड उस पर अपने साइन कर दे, अपनी स्वीकृति दे दे। ऐसे केस में अगर स्वीकृति देते हैं, साइन कर देते हैं, तब तो बिल कानून बन गया। इसके अलावा अगर पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं तो पुनर्विचार के लिए केवल एक बार भेजा जा सकता है। एक बार भेजने के बाद अगर वापस वो उसी फॉर्म में आ जाता है, या तो चेंज होकर आ जाए वापस पार्लियामेंट से, तब तो फिर दूसरी बार साइन करनी पड़ेगी। और अगर चेंज होकर नहीं भी आता तो भी प्रेसिडेंट को उस बिल पर दूसरी बार में साइन करनी पड़ेगी, ऑर्डिनरी बिल पर, ध्यान रखना। और या फिर विथहोल्ड कर ले, अपने पास रख ले, वीटो का उपयोग भी कर सकते हैं किसी ऑर्डिनरी बिल पर, याद रखिएगा। क्लियर हो जाता है? तो यहां पर मैंने आपको पूरी प्रोसीजर बता दी है कि कोई बिल कानून कैसे बनता है, कैसे पार्लियामेंट में लाया जाता है, पार्लियामेंट में प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ती है, और फाइनली प्रेसिडेंट के क्या क्या राइट किसी बिल पर हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में यहां पर समझाया है। आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। एक एक चीज, एक एक फैक्ट जो यहां पर मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे आरएम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल होना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपके लिए काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।